हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव लाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी, एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने, जैसा कि मैं पहले आपसे बता के गया था पिछले वीडियो में, कि आज हम बात करेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे अधगम टॉपिक में ही उसका एक सब टॉपिक है दोस्तों, सीखने के नियम, अधगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। किसने दिए दोस्तों ये लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम? बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे सीखने के नियम? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। याद रखना दोस्तों, ये सीखने के नियम, आपकी शुरुआती इस क्वेश्चन की यहीं से होगी। सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और सीखने के नियम दोस्तों कितने हैं? 3 हैं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। क्या है सीखने के नियम? कितने हैं सीखने के नियम? 3 हैं। कौन कौन से हैं वो 3 सीखने के नियम दोस्तों? नंबर 1, पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रम से याद रखना, है ना। खास बात, ये सीखने के नियम क्रम से ही याद रखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। पहला कौन सा दिया था? सबसे पहले तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता, इसी को दोस्तों हम कहते हैं रुचि, रुचि का नियम, है ना। लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ इंटरेस्ट, तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा दिया था नंबर 2, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। दूसरा कौन सा है? अभ्यास का नियम, है ना। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, है ना। लॉ ऑफ इफेक्टिव, प्रभाव का नियम। तो 3 नियम, है ना, याद रखना। अब बात आती है कि नियम है क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है थॉर्नडाइक हमें? तो थॉर्नडाइक दोस्तों में ये बताता है कि भाई जब कोई बालक सीखता है तो सीखते समय, सीखने से पहले और सीखने के बाद, इन 3 नियमों के आधार पर ही बालक सीखता है। इसलिए शिक्षक होने के नाते हमें इन 3 नियमों का पालन करना चाहिए। इन 3 नियमों से बालक सीखता है, तो इनको इन्हीं के आधार पर हमें सिखाना चाहिए, है ना। अब हम एक एक नियम की बात करते हैं दोस्तों। ना केवल, मैं बार बार बताता हूँ, ना केवल बीएड एग्जाम के लिए, अपितु आपके हर कंपटीशन के लिए, जिस कंपटीशन में आपकी साइकोलॉजी आएगी, उन कंपटीशन के लिए इन 3 नियमों को याद करने का मैं केवल एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक भी क्या, याद कुछ नहीं करना, वो ट्रिक के लिए बस आपको जहन में, अपने माइंड में रखना है। बस छोटी छोटी सी बातें 3 नियम की, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको गलत नहीं होगा। देखते हैं, जैसे तीनों को पहले एक बार समझते हैं। पहला, तत्परता का नियम, रुचि। आप सोचो, रुचि, बालक में सीखने से पहले सीखने के प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए, तभी तो बालक सीखेगा। कोई किसी काम को करने में हमारी रुचि नहीं है तो वो काम को हम कैसे सफलता से करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से, उसका परिणाम सही नहीं आएगा। इसीलिए थॉर्नडाइक क्या कहता है कि बालक में रुचि पैदा करो पहले उस काम के प्रति, उस सीखने के प्रति। तो आपके लिए ठंडा हो गया क्या कि तत्परता का नियम कब लागू होगा? देखो, 3 स्थितियां बनती हैं अधगम में, सीखने की। तब सीखने से पहले की स्थिति, सीखने के समय की स्थिति और सीखने के बाद की स्थिति। तो तीनों स्थितियों में 3 नियम अलग अलग लागू हो जाते हैं।
जैसे अब बस ये याद रखना, तत्परता का नियम कब लागू होगा, मैं यहाँ पर अलग से एक साथ लिख देता हूँ। तत्परता का नियम कब लागू होगा, सीखने से पहले। कब लागू होगा तत्परता, सीखने से पहले, है ना। अभ्यास का कब लागू होगा, अभ्यास का लागू होगा सीखने की विषय वस्तु। अभ्यास मतलब बार बार दोहराना, सीखने की विषय वस्तु को दोहराना। दोहराना मतलब याद करना, बार बार उसी चीज को पढ़ना, बार बार उस चीज को समझना, दोहराना। और तीसरा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कब लागू होगा दोस्तों, सीखने के बाद। सीखने के बाद बस तीन नियमों के, ये तीन आपके छोटे छोटे से कंसेप्ट है जिनको आप माइंड में रखना। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको। अब एक एक नियम को हम देखते हैं। पहला नियम कौन सा है, तत्परता या रुचि का नियम, लॉ ऑफ इंटरेस्ट, है ना। देखो मैंने अभी बताया, तत्परता का नियम कब लागू होता है, सीखने से पहले की परिस्थिति में, सीखने के विषय वस्तु की परिस्थिति में, या सीखने के बाद की परिस्थिति। अभी बताया मैं लिखा बोर्ड पर, तो कब होता है, सीखने से पहले की परिस्थिति में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बालक को कोई विषय वस्तु सिखाने जा रहे हैं, सिखाने का मतलब उससे हम कोई नया कंसेप्ट दे रहे हैं, उसकी क्लास को हम ले रहे हैं, या उसको हमने क्लास में बिठा लिया। अब बालक कब सीखेगा, हमने बिठा तो दिया क्लास में, लेकिन क्लास का माहौल अदगम लायक नहीं है ना। अदगम लायक नहीं है तो बालक की रुचि नहीं रहेगी, या पाठ बहुत ज्यादा कठिन स्तर का है, बालक की रुचि नहीं रहेगी, है ना। या फिर बालक थका हुआ है, बालक की रुचि नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के हम सिखाने से पहले उस बालक में रुचि पैदा करें उस पाठ के प्रति, उस सीखने के प्रति। जब बालक में रुचि पैदा हो जाएगी तो उसका ध्यान उसमें केंद्रित हो जाएगा, और ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो बालक सीखेगा। तो कुल मिलाकर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है रुचि पैदा करने की, शिक्षक की बनती है ना, कि वो क्लास का माहौल पॉजिटिव बने, उसके टॉपिक को इतना इजी वे में प्रेजेंट करे कि बालक उसमें इंटरेस्ट ले, इतने सरल तरीके से प्रेजेंट करे कि बालक उसमें रुचि ले। आप जब आपको हम लेसन प्लान समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें आता है ना, पहला ही स्टेप क्या आता है, प्रस्तावना, है ना, इंट्रोडक्शन स्टेप्स। प्रस्तावना क्यों है, प्रस्तावना क्यों रखा उसमें लेसन प्लान में, ताकि बालक में टॉपिक के प्रति रुचि पैदा हो जाए। तो पढ़ाया तो नहीं ना हमने, पढ़ाने से पहले की स्थिति है प्रस्तावना, पढ़ाते तो हम प्रस्तावना के बाद है ना। हम जाते हैं टीचर एज ए टीचर क्लास में, तो क्लास में हम देखते हैं कि माहौल शांत रहे, है ना। अगर बच्चे अस्त व्यस्त है, इधर उधर बातें कर रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, तो हम उसको बिठा करके शांत करते हैं, माहौल को एक पॉजिटिविटी देते हैं, ताकि बालक में उस टॉपिक के प्रति, उस टीचर के प्रति, उस क्लास के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा, एक रुचि पैदा। तो बस इतना सा याद रखना कि ये नियम कब लागू होता है, सीखने से पहले की परिस्थितियों में। और इसी से क्वेश्चन आते हैं आपको कंपटीशन में। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड एग्जाम में कि मालिक बैल को सरोवर, गौर से सुनना, मालिक बैल को सरोवर तक तो ले जा सकता है किंतु उसे पानी नहीं पिला सकता। बस ये क्वेश्चन डाल दिया और पूछ लिया कि ये कौन से नियम पर लागू होता है, और ऑप्शन यही थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो अब आप सोचो क्या है क्वेश्चन, मालिक बैल को या अपने जानवर को सरोवर मतलब पानी तक तो ले जा सकता है, लेकिन पानी उसे पिला नहीं सकता। पिला सकता है क्या जबरदस्ती, बताओ,
नहीं पिला सकता। क्यों? हाँ, बैल पानी पी लेगा अपने आप, लेकिन कब पी लेगा? जब उसकी पानी पीने में रुचि होगी। तो अभी पिया तो नहीं ना उसने। इस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पानी तो नहीं पिया बैल ने, केवल सरोवर तक गया हो, जबरदस्ती उसे ले गया मालिक, लेकिन पिला तो नहीं पाया जबरदस्ती, क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी। अगर रुचि होती तो बैल पानी पी लेता। तो कब की परिस्थिति हो गई? सीखने से पहले की, सीखने के बाद की? सीखने से पहले। यही नियम हमारी क्लास में बच्चों पर लागू होता है कि हम क्लास में बच्चों को जबरदस्ती बिठा तो सकते हैं, लेकिन उसके जहन में, उसके माइंड में जिस चीज को, जिस कंसेप्ट को, जिस कंटेंट को हम देना चाहते हैं वो कंटेंट उसके हृदय में नहीं जाएगा, उसके दिमाग में नहीं जाएगा, तब तक, जब तक कि उसमें उसके प्रति रुचि पैदा नहीं। हाँ, रुचि पैदा हो गई तो वो बालक सीखेगा, निश्चित सीखेगा। ये कहना है थार्नडाइक। ठीक है दोस्तों, पहला नियम समझ में आ गया। बस छोटा सा याद रखना है, क्या कि सीखने का नियम सीखने से पहले की परिस्थितियों पर लागू होता है, और इन परिस्थितियों को पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? शिक्षक की। क्लास का माहौल अच्छा रहे, सकारात्मक, ये जिम्मेदारी शिक्षक की। क्लियर? अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है हमारा? नंबर 2, अभ्यास का नियम है ना, अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इसी को कहते हैं दोस्तों, कई नाम है इसके। बारंबारता का नियम, बारंबारता का नियम है ना, और इसी को कहते हैं दोस्तों, एक नाम और है इसी का, उपयोगिता अनुपयोगिता। उपयोगिता अनुपयोगिता का लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उपयोगिता अनुपयोगिता, बारंबारता या अभ्यास करने। क्या कह रहा है? अब कब लागू होगा? जैसे ये तो हो गया आपका अधगम पूर्व परिस्थिति है ना, कब लागू हुआ? ये अधगम पूर्व परिस्थितियों में, तो बालक ने अधगम नहीं किया, उससे पहले की परिस्थितियों में। और ये लागू कब होगा? कि बालक को हमने सिखा दिया क्लास में, अब वो सीखी हुई चीज को बार बार दोहराए। क्योंकि जब आपको मैं फ्रायड पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो फ्रायड का एक सिद्धांत आएगा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और उसमें मनोविश्लेषणवाद में फ्रायड यही सिखाता है हमें कि किस प्रकार से हम सीखते हैं चेतन से, और अभ्यास के द्वारा उस सीखी हुई चीज को चेतन से उठाकर कहाँ ले जाते हैं? अचेतन। तो किसके द्वारा ले गए हम अचेतन में? अभ्यास के द्वारा, है ना। ये अभ्यास थार्नडाइक कहता है कि जिस चीज को हमने एक बार सीख लिया, उसे यदि हमें स्थायी हमारे अंदर रखना है तो उसका हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसे हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसे हमें दोहरान करना पड़ेगा। आज हमने सीख लिया, घर जाकर एक बार और पढ़ लें उसको, फिर 7 दिन बाद और पढ़ लें इसको, 1 महीने बाद दोबारा और पढ़ लिया उसको, एग्जाम टाइम से पहले पढ़ लिया उसको, हो गया अभ्यास। यदि हमने इसको बार बार अपना अभ्यास नहीं किया तो वो सीखी हुई विषय वस्तु हमारे अचेतन में पड़ी रह जाएगी और अचेतन से चेतन में नहीं आएगी, है ना। तो अभ्यास का नियम कब लागू हुआ? सीखी हुई विषय वस्तु को हमारे मस्तिष्क में, हमारे अचेतन में स्थायी रूप से धारण करने के लिए। ठीक है ना। अब देखो इसका नाम क्या? बारंबारता समझ गए, बार बार इसका हम अभ्यास करें सीखी विषय वस्तु का। फिर एक नाम आया इसका उपयोगिता अनुपयोगिता, है ना। यूटिलाइजेशन अनयूटिलाइजेशन, उपयोगिता अनुपयोगिता का नियम क्या कह रहा है कि यदि हमने इस सीखी हुई विषय वस्तु का बार बार अभ्यास किया तो जब हमें समय पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस दिन इसका उपयोग हो जाए। अब सोचो आपका आवश्यकता वही हमें क्यों पड़ी, कब पड़ी?
उपयोग आज आप जो चीज सीख रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं भाई? ताकि फ्यूचर में जब आपका कोई कंपटीशन में आप बैठे, कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। फंड एक्ट सीखने के लिए आज के लिए थोड़ी सीख रहे हैं इसको, बताओ आज के लिए सीख रहे हो, फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं, एग्जाम के लिए सीख रहे हैं। फिर जब टीचर बन जाएंगे तो शिक्षक के रूप में हमें इनको उपयोग करेंगे, तब के लिए सीख रहे हैं। कुल मिलाकर सीख भविष्य के लिए रहे, वर्तमान इसी पल के लिए किसी वस्तु को कोई नहीं सीखता, भविष्य के लिए सीखते हैं। अब भविष्य में वो चीज उपयोग में आ जाए, काम आ जाए, इसके लिए हम उस सीखी हुई विषय वस्तु को कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? अचेतन में ले जाते हैं। ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में। चेतन और चेतन अचेतन को अभी केवल इतना सा याद रखें थोड़ा सा कि हम किसी विषय वस्तु नई चीज को सीखते हैं चेतन से, और उसे अभ्यास के द्वारा कहाँ ले जाते हैं? अचेतन में ले जाते हैं, है ना। और अचेतन में क्यों ले जाते हैं? ताकि वो हमारा स्टोर हो जाए, संग्रहण हो जाए। और संग्रहण हम क्यों करते हैं? ताकि भविष्य में जिस दिन हम जहां पर हमें उस विषय वस्तु की जरूरत पड़े, तुरंत हम उसे रिमाइंड करके अचेतन से कहां पर ले आए? चेतन में ले आए। अब ये अचेतन से चेतन में आएगा कब? जब हम इसका बार बार अभ्यास करते रहेंगे, बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहेंगे, तो चेतन में आ जाएगा। अन्यथा ये अचेतन में पड़ा रह जाएगा, चेतन में नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? ये आपका अभ्यास। अच्छा, दूसरा देखो, यदि हमने जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर लिया तो उपयोग था, और यदि उपयोग में नहीं आया तो फिर क्या बन गया? अनुपयोग था। सीख तो लिया आज हमने, लेकिन जिस दिन हमें इसकी आवश्यकता उस दिन ये याद नहीं आया तो क्या बन गया? अनुपयोग। इसलिए इसको कहते हैं उपयोगिता अनुपयोगिता का नियम। क्लियर? ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है आपका? प्रभाव का नियम। तीसरा, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। प्रभाव का नियम, है ना। इसी को कहते हैं हम, प्रभाव के नियम को ही संतोष असंतोष का नियम। संतोष असंतोष का नियम, है ना। प्रभाव का नियम, संतोष असंतोष का नियम। ठीक है ना। अब समझो आप संतोष असंतोष क्यों कहा है इसको, है ना। संतोष असंतोष का नियम देखें इसको। अब ये नियम कब लागू होगा दोस्तों? जैसे नाम क्या है? प्रभाव का नियम, है ना। कब लागू होगा? कौन सी परिस्थिति में लागू होगा? याद रखो, बताया मैंने आपको, सीखने या यूं कहते हैं अधगम, है ना। एक बात है, सीखना है अधगम, अधगम के बाद की परिस्थिति। अधगम के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि सर बालक ने जब अधगम कर ही लिया, सीख ही लिया, तो उसके बाद क्या जरूरत है उसको कोई नियम के लिए? शिक्षक को क्या जरूरत है कोई नियम को फॉलो करने की? जब बालक को सिखा ही दिया और बालक ने सीख ही लिया तो क्या जरूरत है? लेकिन इसको जरूरत है, क्योंकि क्या कह रहा है ये खंड है, इसका और नियम क्या है? असंतोष असंतोष, संतोष असंतोष। अर्थात हमें ये समझाया जा रहा है इस नियम के द्वारा कि जब बालक सीख लेता है किसी चीज को, किसी विषय वस्तु को, किसी पाठ को, और सीखने के बाद यदि उसे संतोष मिलता है, उसे अच्छा लगता है, संतोष से अच्छा मतलब उसको परिणाम उसका पॉजिटिव आता है। जब उसे लगा कि अरे मैं तो सीख सकता हूँ, उसमें बस हमें करना क्या है? कॉन्फिडेंस ही तो पैदा करना उस बालक में कि तुम सीख सकते हो, तो में ये क्वालिटी है, ये काबिलियत है कि तुम सीख सकते हो। बच्चे में और क्या करना है हमें? शिक्षक उसके माइंड में जाकर के हमें बैठना थोड़ी है, बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर देना है हमें
उसमें विश्वास पैदा हो जाए, उसको खुद को पता लग जाए कि मुझ में मीन्स उस छात्र में सीखने की क्वालिटी है। और ये कब होगा? जब रिजल्ट अच्छा आएगा। और रिजल्ट कब अच्छा है? जब उसने अच्छा सीखा है। अच्छा कब सीखेगा? जब उसमें उसको आत्मविश्वास पैदा हो गया उसमें कि मैं सीख सकता हूँ। कुल मिलाकर जब बालक सीख लेता है और सीखने के परिणाम उसे अच्छे आते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो उसे क्या मिलेगा दोस्तों? संतोष मिलेगा। और जब संतोष मिलेगा तो अब देखें आप कि इसको क्या जरूरत है इस नियम की फॉलो करने की जरूरत है। क्यों? कि जब उसे संतोष मिलेगा ना, बालक और उच्च स्तर का सीखने के लिए तैयार हो जाएगा और कठिन विषय वस्तु को सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और वो आगे बढ़ने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए, लंबा समय तक परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आप देखो कि जब रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, उसको बधाइयाँ आती हैं, स्कूल वाले उसे शील्ड देते हैं, है ना, घर वाले उसे गिफ्ट देते हैं, रिश्तेदार उसे बधाइयाँ देते हैं, परिचित उसे बधाइयाँ देते हैं। क्यों? रिजल्ट तो दे दिया उसने, क्या जरूरत है ये शील्ड की, ये सर्टिफिकेट की, ये 26 जनवरी 15 अगस्त आदि को मंच पर, सार्वजनिक मंच पर ला करके उसे सम्मानित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दे दिया रिजल्ट तो उसने 10th का। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है? ताकि आगे की क्लास में वो 10th की क्लास से भी और अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा परिणाम हमें दे। इसलिए कब दिया वो रिजल्ट उसने? सीखने के बाद। कब दिया उसे हमने? मोटिवेट कब किया, या उसे हमने कब पुरस्कृत किया, कब सम्मानित किया? रिजल्ट के बाद। क्यों किया? आगे की तैयारी के लिए, आगे वो और ज्यादा अच्छा करने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। इसलिए दोस्तों, हाँ, यदि उसे कब होगा ये? जब उसे संतोष मिलेगा। और यदि सीखने के बाद उसे असंतोष मिला, असंतोष मतलब उसने मेहनत अच्छी की लेकिन परिणाम अच्छा नहीं आया, परिणाम भी अच्छा आया तो शिक्षक ने, माँ बाप ने, परिचितों ने उसे मोटिवेट नहीं किया, उसे सम्मानित नहीं किया, तो वो बच्चा उसमें असंतोष पैदा हो जाता है और आगे की मेहनत करने के प्रति उसमें जागरूकता या तत्परता नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, एज ए शिक्षक, एक शिक्षक होने के नाते हमें सीखने की बाद की परिस्थितियां भी कैसी बना देनी चाहिए, बच्चे के लिए पॉजिटिव बना देनी चाहिए, मोटिवेशनल बना देनी चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे और अधिक कठिन और उच्च स्तरीय क्रिया करने के लिए तैयार हो। ये है आपके 3 नियम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने डिटेल से आपको समझाया है और आप शॉर्ट में याद रखेंगे जब भी कोई, क्योंकि कंपटीशन, ये आप एग्जाम में तो आप एज इट इज जैसे मैंने बोला ऐसे लिख सकते हो, डिटेल निबंधात्मक क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इनमें, लेकिन कंपटीशन में आपको ऑब्जेक्ट टाइप ऑप्शन आएंगे और उत्तर देने, क्या करोगे, कैसे समझोगे? क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, सीखने के नियम किसने दिए, कितने नियम है, कौन कौन से हैं, लेकिन वो उदाहरण देते हैं और उदाहरण के आधार पर पूछते हैं कि ये नियम कौन सा है। तो दोस्तों, लेकिन अब आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 3 परिस्थितियां मैंने आपको गिनाई हैं। अब आप देख लेना, कोई भी उदाहरण आए, उदाहरण आपको समझना है कि कौन सा उदाहरण कौन सी परिस्थिति में फिट बैठता है ना। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि पहला नियम कौन सा? तत्परता, रुचि का नियम। कब लागू होता है? सीखने से पहले की परिस्थितियों पर। दूसरा कौन सा? अभ्यास का नियम या उपयोगिता अनुपयोगिता का नियम। कब लागू होता है? सीखी हुई विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करने या दोहराने के लिए। तीसरा प्रभाव का नियम या संतोष असंतोष का नियम कब लागू होता है? सीखने के बाद की परिस्थितियों। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से आप वीडियो को बार बार सुनना, कमेंट्स किया करो दोस्तों, है ना। आप जितने कमेंट्स करें
जितने आप मुझे चैट बॉक्स में आकर के मुझे बताएंगे मेरी अच्छाइयाँ, मेरी बुराइयाँ, मेरी कमियाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा और निकालने की, है ना। पूरा वीडियो देखा करो, तो मैं बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता और फालतू की बातें नहीं बताता। एक एक शब्द आपके लिए आज नहीं, बीएड के बाद जब कंपटीशन में आप बैठेंगे आपके लिए काम। ओके, थैंक यू।